नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इतने बड़े हमले किए गए हैं कि इसराइल धमाकों से गूंज उठा है। उनके फौजी अड्डों, उनकी मिलिट्री साइट, उनके शहरों और उनकी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है और सैकड़ों रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ ये हमले किए गए हैं और लिटरली इसराइल जो है वो लरज़ उठा है। इतने बड़े हमले हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए हैं। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल इस वक्त लेबनान के बॉर्डर पर हो चुकी है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यकीन करें हिज़्बुल्लाह ने अगला गेयर लगा दिया है और अब हम एक बिल्कुल नए फेज में दाखिल हुए हैं। बिल्कुल नई तर्ज के हमले हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले 72 घंटों में एक नया राउंड अभी किया गया है हमलों का। एक नई तर्ज के हमले अभी हुए हैं। नाज़रीन, गजा पर बमबारी के नतीजे में हिज़्बुल्लाह हमले तो कर रही है, लेकिन अभी ये जो हमला हम आपके साथ रिपोर्ट करने जा रहे हैं, ये एक ऐसे वाक़ये के नतीजे में हुआ है जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है लेबनान में और लेबनान में कुछ सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक घर पर नाज़रीन बमबारी हुई है और उस घर में एक पूरी फैमिली शहीद हो गई है। माँ बाप और उनके 2 जवान बेटे, 4 ये फर्द थे, वो इस बमबारी के नतीजे में शहीद हो गए हैं और इसका बहुत ज़्यादा गम मनाया जा रहा है इस फैमिली का। आप देखें इन जालिमों के काम कि ये जहाँ भी जाते हैं सिविलियंस को शहीद करते हैं। इराक में जाएं, शाम में जाएं, गजा में जाएं, वेस्ट बैंक में जाएं, लेबनान में जाएं, इनका निशाना सिर्फ निहत्ते और मासूम लोग होते हैं और पिछले 100 सालों से ये यही काम कर रहे हैं। लाखों मुसलमान जो लुकमा अजल बने, अगर आप उसकी तारीख उठाकर देखें कि इसके पीछे किसकी लॉबिंग थी। 10 लाख मुसलमान, ये जो मिडल ईस्ट की जंगें हुई हैं पिछली 2-3 दहाइयों में, उसमें लुकमा अजल बने हैं। उसकी तारीख उठाकर देखें उसके पीछे कौन लोग थे, कौन सी लॉबी थी जिन्होंने ये सारा कत्लेआम करवाया। तो अगर आप देखें तो ये पिछले 100 सालों से निहत्ते मुसलमानों का, निहत्ते लोगों का ये खून बहा रहे हैं। और अभी देखें जो भी ये हमला करते हैं उसमें मिलिट्री टारगेट कम और सिविलियंस ज़्यादा निशाना होते हैं। तो अभी लेबनान पर हमलों के नतीजे में इन्होंने मज़ीद ये जो निहत्ते लोग हैं वो शहीद किए हैं। इसके अलावा 3 हिज़्बुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो शहीद हुए हैं। तो आपको इस हमले से ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कोई लेबनान के बॉर्डर पर कोई शुगल मेला तो नहीं हो रहा, या हिज़्बुल्लाह जो है वो कोई PR कैंपेन नहीं चला रही। जैसे कोई स्टंट खेला जाता है ना अपनी मशहूरी के लिए, तो भाई बड़ी कुर्बानियों के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। गजा में भी बहुत कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और हिज़्बुल्लाह भी बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। ये जो कुछ लोग हर तीसरे दिन उठकर ये कह देते हैं ना कि जी हिज़्बुल्लाह फुल स्केल वॉर क्यों नहीं छेड़ रही, हिज़्बुल्लाह ऑल आउट वॉर क्यों नहीं छेड़ रही। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद हमारा मुतालबा फिर भी हिज़्बुल्लाह से है। हम उनसे मुतालबा क्यों नहीं करते जो अपने महल्लात में बैठे हुए हैं। और भाई आखिरी उम्मीद तो हिज़्बुल्लाह है। तो हिज़्बुल्लाह को मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई ऐसी गोली फायर नहीं करनी जो अपने निशाने पर ना जाकर लगे। कोई ऐसा तीर फायर नहीं कर सकते जो अपने निशाने पर ना जाकर लगे। दहाइयाँ की मेहनत के बाद ये हिज़्बुल्लाह तैयार हुई है, तो उसको बड़ी सोच समझ के साथ आगे बढ़ने। अंदर भी गद्दार और मुनाफिक बैठे हुए हैं। ये कौन सा मुल्क है, पिछले दिनों मैंने आपको रिपोर्ट किया था ना, जिसके सिक्योरिटी हुकाम ने, मिलिट्री हुकाम ने खुफिया तौर पर इसराइल का दौरा किया। तो हर चौथे दिन कोई उठकर कह देते ये हिज़्बुल्लाह फुल स्केल जंग नहीं छेड़ती। भाई ये लेबनान में भी सिविलियंस हैं। अब देखिए ना, अभी तो फुल स्केल जंग छेड़े बगैर उनकी सिविलियंस के कितने शहादतें होने, तो लेबनान के लोगों को भी बड़ी कुर्बानियां देनी है। वो ऑलरेडी इकोनॉमिक जो मसाइल हैं उससे निमट रहे हैं। ठीक है, तो जंग हो गई तो हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स भी मजीद कुर्बानियां देंगे और लेबनान के लोग भी देंगे। और बड़ी समझदारी के साथ सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने आगे बढ़ना है। और जितना कुछ वो कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत कुर्बानियां दी जा रही हैं और बड़ी मुश्किल के साथ ये जंग लड़ी जा रही है जो हिज़्बुल्लाह लड़ रही है। या इराक और शाम से जो हमले हो रहे हैं, सारे बड़ी कुर्बानियां। जो यमन कर रहा है ये कोई आसान चीज़ है। आधी दुनिया उनके दरवाजे पर आकर बैठी हुई है। वो मुल्क जो फाका ज़दा है, पिछले 12-15 सालों से वो जंग में है। सऊदी अरब ने कितनी बमबारी उन पर नहीं की। 15 सालों की जंग झेलने के बाद आज एक बार फिर वो सुपर पावर और आलमी ताकतों के साथ जो है वो टक्कर लेकर बैठे हुए हैं। तो बताने का मकसद यह है कि यहाँ कुछ भी आसान नहीं है, बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन ये जो हमला इसराइल की जानिब से किया गया, इसके नतीजे में बहुत सख्त रिएक्शन आए। इसी के नतीजे में ये जो मैसिव लेवल का अटैक हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि लिटरली इसराइल गूंज उठा है। उनके शहर, उनके ठिकाने, उनकी चौकियां, उनकी मिलिट्री साइट्स
ان کو نشانہ بنایا گیا اور ہنڈریڈز آف مارچز جو ہیں، ہنڈریڈز آف جو میزائل اور ڈرونز ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں۔ اب یہ بہت ہی ملٹی ڈائمینشن حملہ ہے، اس کی تفصیلات میں ذرا مختلف طرح سے المیادین نے جو رپورٹ کیا ہے، اسرائیلی میڈیا نے کیا ہے، الجزیرہ نے کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین سب سے پہلے اسرائیلی آرمی کا بیان ذرا دیکھیے، وہ بتا رہے ہیں 35 missiles were launched from Lebanon at میرون ایریا۔ یہ جو سب سے ایک سینٹر آف ٹارگٹ جو تھا نا، وہ میرون کا ایریا تھا، میرون کی بیس جو سب سے ایک امپورٹنٹ اور سب سے حساس بیس ہے وہ، اور پھر باقی شہر اور باقی ملٹری سائٹ۔ تو صرف ایک ایریا میں اسرائیلی آرمی یہ کنفرم کر رہی ہے کہ 35 میزائل انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے۔ تو اسرائیلی آرمی 35 میزائل مان رہی ہے صرف ایک ایریا میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایکچولی یہ کتنے ہوں گے۔ اسرائیلی آرمی تو ہمیشہ اپنا کام نقصان، چلے 35 بھی مان لیں تو ایک ایریا میں وہ 35 میزائلوں کا وہ خود کنفرم کر رہے ہیں۔ پھر نظر اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے، سائرنز ساؤنڈ ان نارتھ آن بارڈر ود لیبنن فار فیئر آف پلین انفلٹریشن۔ وہاں سے پلین جو ہے وہ اندر آیا ہے اور اس پر اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں۔ کہیں پر اگر آگے آپ حملے دیکھیں گے، کہیں پر ڈرون آ رہا ہے، راکٹ آ رہا ہے، پلینز آ رہے ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سائرنز رینیوڈ ان نمبر آف گلیلی سیٹلمنٹس۔ آپ ان کی ورڈنگ آپ نے چیک کرنی ہے کہ نمبر آف گلیلی سیٹلمنٹس یعنی نمبر آف سٹیز، تو وہ کہہ رہا ہے کہ رینیوڈ، اس کا مطلب کہ پہلے سائرن بجے اینڈ دین پھر وہ کہہ رہا ہے کہ رینیوڈ سائرن، کہ ایک بار بجے اب پھر دوبارہ سے بج رہے ہیں وہاں پر، یعنی فریکوینٹ جو حملے ہیں، مسلسل جو حملے ہیں وہ اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے حزب اللہ لانچڈ ہیوی میزائل لانچز ٹورڈ دا میرون ایریا۔ پھر وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یعنی ہیوی میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں میرون ایریا کی طرف۔ پھر ناظرین اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے کہ بامبڈ میرون سیٹلمنٹ ود ڈزنز آف کاتیوشوا راکٹس ان ریسپانس ٹو اینیمیز اٹیک۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلامک ریزسٹنس جو زیادہ راکٹس استعمال کر رہی ہے وہ کاتیوشوا ہے، اور میرون کی جو سیٹلمنٹس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر، میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹی ڈائمینشنز حملہ ہے، تو مختلف فریقین جو ہے، مختلف میڈیا اور ادھر لیبنن بھی اور ادھر اسرائیل بھی، ان کی آرمی یہ ان حملوں کو مختلف انداز میں ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک جگہ پر حملہ نہیں ہے، یہ نمبر آف سٹیز پر حملہ ہے۔ جیسا کہ آپ یہ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے فریکوینٹ سائرنز ان گلیلی، کہ مسلسل جو ہے سائرنز جو ہیں وہ بج رہے ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا پھر کنفرم کر رہا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں سائرن ساؤنڈ ان گلیلی فنگر فالوئنگ سسپیشن آف انفلٹریشن بائی مارچ فرام لیبنن، کہ وہاں سے مارچز آپ کہتے ہیں ڈرونز کو یا راکٹس میزائل کوئی بھی پروجیکٹائل آتا ہے اس کو مارچز کہتے ہیں۔ پھر ناظرین یہ والی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر آف سٹیز پر حملے ہوئے ہیں، کئی شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے سائرن ساؤنڈڈ ریپیٹڈلی، آپ نے ایک ورڈ چیک کرنا ہے، سائرن ساؤنڈڈ ریپیٹڈلی ان نمبر آف سٹیز ان آکوپائڈ اپر گلیلی following the heavy missile barrage that were launched massively from Lebanon. Massively from Lebanon. تو کئی شہروں کو ناظرین نشانہ بنایا گیا۔ یہ سارا کس کے جواب میں ہے؟ وہ پہلے والی بمباری تو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو فیملی کو شہید کیا گیا ہے، وہ جو ان کے فائٹرز کو شہید کیا گیا ہے، بہت زیادہ غم لیبنن میں منایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑے لیول کا حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی ملٹری ٹارگٹ ان ماؤنٹ ہیرمون واز ہٹ ڈائریکٹلی فرام لیبنن۔ ابھی یہ جو ناظرین حملہ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہم رپورٹ کر رہے ہیں، اس میں نے یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ مختلف جو چوٹیاں ہیں، مختلف جو پہاڑیاں ہیں، ان کی جو چوٹیاں ہیں، وہاں پر جو ملٹری کی پوزیشنز ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے خاص جو پہاڑیاں تھیں صرف ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن آج اس حملے میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ مختلف جو چوٹیاں ہیں وہاں پر جو آرمی پوزیشنز ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جو دائرہ کار ہے ان کے ٹارگٹس کا وہ وسیع ہوا ہے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے بامبڈ گیدرنگ آف آکوپیشن سولجرز آن کرنتینا ہائٹس ود اپروپریٹ ویپنز۔ یہ بھی ایک کرنتینا پہاڑیاں ہیں، ان کی چوٹیوں پر وہ بتا رہے ہیں کہ گیدرنگ بہت زیادہ جہاں پر اسرائیلی فوجی موجود تھے ان پر ہم نے بمباری کی اور ان کو مارا۔ پھر نظر بتا رہے ہیں گیدرنگ آف اینیمی سولجرز ان ماؤنٹ نادر ود میزائل ویپنز۔ وہ ماؤنٹ کرنتینا ہائٹس تھیں، یہ ماؤنٹ نادر ہے، اور ان پہاڑیوں اور ان کی چوٹیوں پر جو اسرائیلی فوجی موجود تھے ان کو ہلاک کیا انہوں نے۔ پھر نظر اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے کہ سائرنز ساؤنڈ ان کریات شمونا اینڈ اٹس سراؤنڈنگز after suspected infiltrations of drones۔
کہ کریات شمون اسرائیلی آرمی یہ تسلیم کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی شدت کا یہ حملہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کریات شمون اور اس کی سراؤنڈنگ میں وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں, ڈرونز اندر آئے ہیں. ایک ڈرون نہیں ہے, ڈرونز وہاں پر اندر گھسے ہوئے ہیں. سو کہاں کریات شمون ہے, کہاں وہ میرون کا علاقہ ہے, مطلب بہت ان میں ڈیفرنس ہے. سو 130 کا جو کلومیٹر کا بارڈر ہے, تمام پر ہمیں حملے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں, our fighters targeted Israeli military force in vicinity of جبل عادر and killed and wounded its members. کہ جبل کا جو ایریا ہے, جو پہاڑیاں ہیں, وہاں پر اسرائیلی فوج موجود تھی, ملٹری فورس جو ہے ان کی موجود تھی, اور اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور ان کے فوجیوں کو مارا اور کچھ کو زخمی کیا. پھر ناظرین اگلا حملہ وہ بتا رہے ہیں, we targeted gathering of enemy soldiers east of برکات رشا with missile weapons. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ air attack with assault marches on artillery positions in Arar and they hit their targets accurately. اب جہاں پر ناظرین ان کی آرٹلری کی پوزیشنز تھی, وہاں پر جا کر بمباری کی ہے. تو یہاں پر جو حزب اللہ ناظرین جنگ لڑ رہی ہے, اس میں بہت بڑا کردار جو ہے نا وہ روس کا ہے. دیکھیں امریکہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ جو سپلائی لائن ایران سے آ رہی تھی, ایران سے عراق, شام اینڈ دین لیبنان, اس کو توڑنے کی اس نے کوشش کی ہے. بہت زیادہ وہ مانیٹرنگ کر رہا ہے ان سارے راستوں پر جہاں سے امداد جو جاتی ہے, اسلحہ جو جاتا ہے لیبنان کو, حزب اللہ کو, اس کی وہ بہت زیادہ مانیٹرنگ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ سپلائی لائن وہ یہاں سے توڑ سکے. لیکن اب یہاں پر جو سب سے بڑا کردار ناظرین ادا کیا جا رہا ہے, اس جنگ کو کنٹینیو رکھا جا رہا ہے اور مزید بھی رکھا جائے گا, اور بہت یہ والا فیکٹر بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے اس میں فلسطین کی اتحادیوں کی فتح کے لیے, وہ ہے روس. روس جس طرح سے ناظرین یہاں پر مدد دے رہا ہے, کیونکہ روس نہ بڑا یہاں پر خفیہ انداز میں رہ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور اس کے بارے میں زیادہ کوئی خبریں ہمیں نہیں ملتی, لیکن ہر 8ویں دن, 10ویں دن, 7ویں دن خبر آتی ہے اور اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی روس وہاں پر کر کیا رہا ہے. اب جیسا کہ روس یہاں پر ایئر پیٹرولنگ کر رہا ہے سیریا کے بارڈر پر, یہ وہ کہتا تو وہ یہی ہے کہ ہم ایئر پیٹرولنگ کر رہے ہیں جی, یہاں سے ادھر کوئی انفلٹریشن نہ ہو جائے. وہ کہتے تو یہ ہم سیکیورٹی کے نام پر کر رہے ہیں. جیسے امریکہ کہتا ہے جی ہم شام اور عراق میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں. تو وہ اب فلسطین کے اتحادیوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں سیکھ لی ہیں. اب روس بھی کہتا ہے کہ جی ہم یہاں پر ٹیررزم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر ایئر پیٹرولنگ کر رہے ہیں. اور پھر شام کی حکومت کہتی ہے کہ جی روس نے یہ والا ہمیں اسلحہ دیا ہے ٹیررزم سے لڑنے کے لیے. تو پھر ایسے کو تیسے والی صورتحال ہے. جس طرح کی وہ ٹیکٹکس چلتے تھے, اب انہوں نے بھی اسی طرح کی سیاست سیکھ لی ہے. سو اب یہاں پر روس جو سیریا کے بارڈر پر ناظرین اس کی فوجیں بھی ڈپلائیڈ ہیں, اس کی فضائیہ بھی ڈپلائیڈ ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے کہ لیبنان میں ہتھیار پہنچا رہی ہے. ایئر ڈراپ, یعنی وہ کہہ رہے ہیں جاتے ہیں, مطلب ایئر پیٹرولنگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے نام پر کیا ہوتا ہے کہ ایئر ڈراپ کر کے آ جاتے ہیں, وہاں پر ہتھیار جو ہیں وہاں پر پھینک کے آ جاتے ہیں. یہ کاروائیاں بھی تھوڑی کم ہیں کیونکہ آلریڈی حزب اللہ کے پاس بڑا اسلحہ ہے. اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق 1,00,000 میزائلوں کا تو ایسا ذخیرہ ہے جو آفیشل بھی نہیں ہے, یعنی آفیشلی حزب اللہ کے پاس 2,00,000 راکٹس ہیں, اور جو اسرائیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1,00,000 تو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں, وہ ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے. تو آلریڈی ان کے پاس بہت کچھ ہے. بہت سارے ناظرین ایسے گاؤں ہیں جو رپورٹ سامنے آئی ہے جس کو ملٹری کے وہ بنا لیے گئے ہیں, فوجی گاؤں انہوں نے بنا لیے ہیں, جو باہر سے ایسے لگتا ہے کہ یہ سیویلینز کے گاؤں ہیں, لیکن اندر کیا ہے کہ حزب اللہ وہاں پر آ کر بیٹھ گئے, اپنے وہاں پر ٹھکانے بنا لیے ہیں, نیچے سرنگیں بنا لی ہیں, وہاں پر انہوں نے اپنا ایک پورا سیٹ اپ کر لیا ہے, مورچے بنا لیے ہیں. ان کے بارڈر پر جو لیبنان کا بارڈر ہے وہاں پر سرنگیں کھودی جا رہی ہیں. تو مطلب اس میں یہ جو سارا کردار ادا کر رہا ہے وہ روس ادا کر رہا ہے. ایئر ڈیفنس انہوں نے دیا. یہ حزب اللہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ جو ناظرین ہرمیز 900 ڈرون ہے اسرائیل کا, یہ کئی دہائیوں سے ان کی کوشش تھی, کئی سالوں سے اسرائیل کی حزب اللہ کی کوشش تھی کہ اسرائیل کا یہ والا ڈرون گرایا جائے. تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اب روس نے پہنچا دیا, اور پہلا ڈرون جو ہے وہ حزب اللہ نے مار گرایا, اور اب یہ ادھر ڈرون بھیجنے سے بھی قاصر ہے. تو یہ جدید ترین اسلحہ, یہ مسلسل اسلحہ, یہ مسلسل سپلائی لائن کھلے رکھنا, یہ بہت بڑا ایک چیز ہے جو روس ادا کر رہا ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. اگر یہاں سے روس نکل جائے تو فلسطین اور اس کے اتحادیوں کو بہت مشکل درپیش آ سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. دیکھیں نا, یہ میٹر کرتی ہے نا چیزیں. دیکھیں آج تک ہم کیوں فاتح نہیں ہو سکے بھائی, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہے نا ان کو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے آج میں کہتا ہوں کہ آج اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا, کس بنیاد پر کہتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہے. تو ماضی کی گراؤنڈ ریالٹیز مختلف تھی جس میں ہم فاتح نہیں ہو سکے. پورے کے پورے ملک اسرائیل پر چڑھ دوڑے عرب ملک, لیکن فاتح نہیں ہو سکے.
आप देखें ना, कंपैरिजन में 6 दिन की जंग में वो हार गए, और आज ये 156 डेज की जंग में इसराइल नहीं हरा पा रहा हमास को। तो अंदाजा लगाइए ये कितनी ग्राउंड रियलिटीज चेंज हुई हैं कि वो मुल्क, पूरे के पूरे अरब मुल्क 6 दिनों की जंग में हार गए, और ये 156 दिन की जंग में हमास नहीं आ रही। तो इसीलिए जैसे माजी की ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हम फाते नहीं हो सकते थे, तो आज की ग्राउंड रियलिटीज में इसराइल फाते नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरह से रूस तगड़ा हुआ है और हमारे साथ आकर खड़ा हुआ है, जिस तरह चीन तगड़ा हुआ है और हमारे साथ, क्या 60s में भी चीन ऐसे ही तगड़ा था? आप बताइए ना, क्या 60s में भी चाइना की ऐसी टेक्नोलॉजी थी? पिछली दहाई में और अभी तक भी मतलब जो सुपीरियरिटी है वो तो मगरिब की है, उनके हथियारों की है, उनके डिफेंस की है। ये तो अभी इन्होंने सुपीरियरिटी हासिल करना शुरू की है। तो यहां हमें इनसे जो सहारा मिला है उससे ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है। तो यहां पर रूस का आना, प्रैक्टिकली आकर मदद करना, हथियार देना और उस सप्लाई लाइन की मॉनिटरिंग करना कि ये खुली रहे, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी जब मुकम्मल जंग छिड़ेगी, जब हिजबुल्लाह मुकम्मल जंग की तरफ जाएगी अभी आने वाले दिनों में इस रमजान मुबारक में, तो आप देखेंगे कि फिर रूस इससे भी ज्यादा कितना बढ़कर मैदान में आता है। फिर नाज़रीन, अल जज़ीरा ये बता रहा है कि सायरन साउंड इन अपर गलीली एंड माउंट जर्मक। ये अल जज़ीरा, मैंने आपको बताया ना कि अल जज़ीरा, इसराइली मीडिया सारे वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इतना बड़ा हमला था। तो ये एक नई पहाड़ी है जर्मक की, जहां पर वो कह रहे हैं कि हमला हुआ और यहां पर सायरन्स बज रहे हैं। फिर इसराइली मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह फायर्ड 6 रॉकेट्स शॉट व्हाइल अगो टुवर्ड्स माले यूसुफ इन द नॉर्थ। फिर नाज़रीन, इसराइली मीडिया बता रहा है हेड ऑफ म्यूटुला काउंसिल इन नॉर्थ सेज दैट 20% ऑफ होम्स इन म्यूटुला वर डैमेज्ड। ये इसराइली मीडिया इतना बड़ा इतराफ़ शिकस्त कर रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने बड़े हमले हुए हैं। म्यूटुला इनकी सबसे बड़ी एक सेटलमेंट है, और उसमें वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि 20% जो होम्स है वो डैमेज हुए हैं, यानी इतने ज़्यादा हमले उनसे किए गए। अब इसमें फिर वो जहन में रखें कि यहाँ पर कोई सिविलियंस नहीं बैठे हुए इन घरों में, वहाँ पर जो लाखों इसराइली हैं वो इवैक्यूएट कर चुके हैं, वो ये सारी सेटलमेंट्स खाली करके वहां से भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं, और वहां मुहाजिर बने हुए। जिस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है, जिसके लिए इसराइल ने पूरी कोशिश की, यूरोपियन सारे डिप्लोमेट्स को भेजा, अमेरिकन को भेजा, बड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की, ऑफर्स देने की कोशिश की, अरबों रुपए देने की कोशिश की कि हिजबुल्लाह किसी तरीके से मान जाए और हमारे इन इसराइलियों को वापस आने दे, और हमारा जो कारोबार ठप हुआ है वो भी दोबारा से जो है ना वो चालू हो सके। लेकिन हिजबुल्लाह ने ना ही कोई ऑफर मानी, ना ही वो किसी दबाव में आया, कोई प्रेशर उसने नहीं माना। सो सिर्फ एक सेटलमेंट में इतने ज्यादा हमले किए गए हैं कि 20% उनकी बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं, और अब इन बिल्डिंग्स के अंदर, इन घरों के अंदर इसराइली फौज ने पनाह ले रखी है। तो ये बड़ी जबरदस्त जंगी सलाहियतें हैं कि उस घर को मॉनिटर करना, उसको ऑब्जर्व करना। अब भाई देखे ना कि इस शहर का एक पूरा शहर है, तो उसमें पता नहीं कौन सा घर है जिसमें इसराइली फौज बैठी हुई है। ये कोई आसान चीज थोड़ी है। तो हिजबुल्लाह की ये बड़ी जबरदस्त सलाहियतें सामने आई हैं कि जिसमें वो पूरी सर्विलेंस करती हैं, लेकिन उनकी कोई फिजाइया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्विलेंस करके उस घर को डिटेक्ट करते हैं कि जिसमें इसराइली फौजी होते हैं, देन फिर उनको निशाना बनाते हैं। और ओवरऑल जो बहुत बड़ी तादाद में, जैसे अभी उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स फायर कर दिए हैं, तो जब वो टकराते जाते हैं सेटलमेंट्स में, नंबर्स ऑफ सिटीज में टकराते हैं, तो फिर इसी तरह से उनका डैमेज हो रहा है। और जब हम बहुत सारे जो इसराइली जो इवैक्यूएट हो चुके हैं, मुहाजिर बने हुए हैं पहली दफ़ा 100 सालों में पहली दफ़ा, तो इसमें जब उनके बयानात सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम वापस भी जा सकेंगे या नहीं, हमें नहीं पता कि हम जाएंगे तो हमारा घर बचा होगा या नहीं, हमें नहीं पता कि हिजबुल्लाह जो है क्या अब वो हमें वापस आने देगी। क्योंकि अब मसला ये भी आ रहा है ना कि जो ये मकबूजा इलाके थे, वैसे तो सारा इसराइली मकबूजा है, लेकिन जो लेबनान के इलाके थे और इसराइल ने मकबूजा किए हुए हैं, अब वो भी ये बात चल रही है कि वो इलाके इनको वापस देना पड़ेंगे, यानी उधर सेटलमेंट अलग करनी पड़ेगी, फलस्तीन वाली, लेबनान वाली अलग करनी पड़ेगी, शाम वाली अलग करनी पड़ेगी, गुलान हाइट्स। तो यहां पर भी तो उनकी सारी सेटलमेंट्स हैं, यहां पर भी तो सारे इसराइलियों को इन्होंने आबाद किया था नाजायज तौर पर। तो अब उनको लगता है कि भाई ये इलाके तो हमारे हाथों से निकल जाएंगे, तो उनके जो सारे घर हैं, जो बहुत बड़ा इलाके हैं, मतलब शिबा फार्म्स, क्रियाज शमूना, कितने ही गांव हैं, कितने इलाके हैं, तो वो भी इसराइलियों को जब आप बात करें, उनके बयानात आप पढ़ें, तो उसमें वो बताते हैं कि हमें खौफ है कि हम पता नहीं वापस जा सकेंगे नहीं। और वो तो ये कहते हैं हमें ये खौफ है हमारा मुल्क भी बचेगा या नहीं। 10 लाख
टोटल आबादी इनकी 80 लाख है, 10 लाख उनमें से बैरून मुल्क फरार हो गया है। सिर्फ किस खौफ से? उनको लगता है कि इसराइल बच नहीं सकता। जब आप वाशिंगटन में बैठे हुए, मगरब वेस्ट में बैठे हुए यानी यूरोप में, इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो रिटायर्ड, जो फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बाकी हाई ऑफिशियल्स हैं, फॉर्मर कमांडर्स हैं, मुसाद के कमांडर्स हैं, वो ये उनके अगर आप एनालिसिस पढ़े तो वो कहते हैं कि ये गलत पॉलिसी इसराइल लेकर चल रहा है, नेतन्याहू गलत पॉलिसी, ये एट द एंड इसराइल को तबाह कर रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान नेतन्याहू खुद पहुंचा रहा है इसराइल को। ये जिस तरफ इसराइल को लेकर जा रहा है, एट द एंड तबाही और शिकस्त है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, लेकिन वो लगा हुआ है। जब कोई भी रियासतें टूटती हैं, जब भी किसी का अंजाम होता है, तो वो ऐसे ही अंजाम होता है, ऐसे ही जंगें हारी जाती है फेल्ड पॉलिसीज की तरफ से की वजह से, जो इस वक्त इसराइल लेकर चल रहा है। लेकिन वो घमंड में है, वो तकब्बुर में है। देखिए फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसराइल की पॉलिसी बदली नहीं है। पिछले 100 सालों से उनकी यही पॉलिसी थी। पिछले 100 सालों से उनकी पॉलिसी जुल्म ही है, तकब्बुर ही है, ना ही है, सफाकियत और जबर ही है। इस दफा फर्क क्या हुआ है? इस दफा फर्क यह है कि जो उनका मुखालिफ है यानी फलस्तीनी हैं, वो तगड़े हो गए हैं। तो इसलिए वेस्ट को खौफ यह है कि आज वो तगड़े हैं तो माजी में जो हमारी पॉलिसी है वो आज कामयाब नहीं होने वाली। आज हम इन पर फतह हासिल नहीं कर सकते। ये फर्क है। ऐसा नहीं है कि कोई आज इसराइल गलती कर रहा है, वो माजी में भी वो यही कुछ करता रहा है, लेकिन आज फर्क यह है कि ग्राउंड रियलिटीज और फलस्तीनी जो है वो तब्दील हो चुके हैं और उनके पास गुलेल की जगह पर एंटी टैंक मिसाइल आ गया है। फिर नाज़रीन आखिर में जो दो और बड़ी खबरें हैं, एक तो नाज़रीन ये है कि इसराइली आर्मी ये बता रही है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जो कमांड सेंटर्स हैं उन पर हमला किया है। ये अभी ताज़ा तरीन खबर सामने आई कि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स पर हमला किया गया है। फिर नाज़रीन एक खबर जो है बहुत बड़ी खबर है और वो ऑल आउट वॉर के हवाले से। हम मुसलसल आपको ऐसी खबरें आप अपडेट कर रहे हैं कि जो ऑल आउट वॉर छिड़ने वाली है, तो उस हवाले से इसराइली मीडिया ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ज़रा स्टेटमेंट देखिए। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इसराइली आर्मी एंड शिन बेत अप्रूव्ड प्लान्स टू कंटिन्यू वॉर इन सदर्न रीजन। शिन बेत ये एक मुसाद है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, दूसरी शिन बेत है। तो शिन बेत और इसराइली आर्मी ने जो प्लान्स हैं वो अप्रूव कर लिए हैं वॉर के हवाले से। ये बहुत एक बड़ी खबर है। एक तो नज़ीर वो इसको बाकायदा वॉर का नाम दे रहे हैं कि ये झड़पें नहीं है खाली जो लेबनान और इधर उधर हो रही, ये झड़पें नहीं, ये वॉर है। तो उस वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए और इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए जो प्लान्स हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है। ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले यही था जी डिस्कस हो रहा है जी फलाना तैयारी हो रही है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्लान्स अप्रूव भी कर दिए हैं, यानी तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर दी है। आप देखेंगे वो कब एक मुकम्मल जंग की तरफ जाते हैं। लेकिन ये तो तय है कि जंग नहीं रुक रही, तो फिर जंग ने एक बड़ी जंग तो बनना है। ये सारी इकाइयाँ इन्होंने आना है, आपको ये सारे बैकग्राउंड का पता है। बहरहाल ये फिल वक्त के ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं। बहुत बड़े लेवल का हमला हुआ है, सूरत हाल बहुत कशीदा है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ से मुसलसल हमलों की तफसीलात आ रही है कि अभी भी वहाँ से लेबनान से हमले हो रहे हैं। सो अभी तो हम रमज़ान शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। ज़रा देखिएगा कि आलम इस्लाम का कितना बड़ा मार्का इस रमज़ान मुबारक में होने जा रहा है। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।